जय हिंद दोस्तों। MS स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम एक नए टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि एक पुलिसकर्मी को कितने प्रकार की सज़ा दी जा सकती है, और उन सज़ा को हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि उसका प्रभाव क्या होता है, किस प्रकार से फिर उसे मुक्ति मिलती है और किन कारणों से उन्हें इस प्रकार की सज़ा दी जाती है। तो हम लोग इतना विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि हम लोग को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सस्पेंड किसे कहते हैं, जिसे हम लोग निलंबित कहते हैं। बर्खास्त क्या होता है, टर्मिनेट क्या होता है, डिसमिस क्या होता है, डिसमिस ऑफ सर्विस क्या होता है, रिमूवल ऑफ सर्विस क्या होता है, सेवा समाप्त क्या होता है, पदच्युत क्या होता है, सेवा से निष्कासित क्या होता है, लाइन हाजिर क्या होता है जिसको लाइन अटैच बोलते हैं, निंदन क्या होता है, ब्लैक मार्क क्या होता है, टर्मिनेटेड क्या होता है, डिमोशन क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। रिमूवल क्या होता है, डिसमिसल क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो प्लीज़ चैनल पर नए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं आज के अपने एक नए टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सस्पेंड क्या होता है, निलंबित क्या होता है। सस्पेंड तो किसी कर्मचारी को निलंबित होने का अर्थ है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया। सही बात है। निलंबित का जो अंग्रेजी वर्जन होता है वो क्या होता है, सस्पेंड होता है। बता दें, निलंबन को अंग्रेजी में सस्पेंड कहते हैं और इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। समझ गए होंगे। अगर कोई वरीय पदाधिकारी अपने से निम्न वर्गीय पदाधिकारी को या कनीय पदाधिकारी को अगर निलंबित करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंड बोलते हैं। निलंबित करने की अवधि कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक की हो सकती है। निलंबन का अर्थ नौकरी से निकालना नहीं होता है। किसी कर्मचारी को निलंबित होने का अर्थ है कि वह कुछ दिन या कुछ महीनों, मतलब जो निर्धारित समय तय की गई है, उस समय वो कार्य नहीं कर सकेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी व्यक्ति को, मान लीजिए SP साहब, जब किसी सिपाही को या फिर किसी SI को निलंबित करते हैं तो एक निश्चित अवधि के लिए निलंबित करते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना। फिर जब मतलब उस समय में ये क्या कर सकते हैं, ये सिपाही, ये जो SI होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो यही इनका मतलब होता है। सामान्यतः किसी कर्मचारी का निलंबन उसके विभाग के द्वारा किया जाता है, और जिस भी आरोप के कारण उस पर प्रतिबंध लगा है, उन आरोपों की जांच की जाएगी। यदि कर्मचारी संबंधित आरोपों से बरी हो जाता है तो उसे आरोपी का दोषी नहीं पाया जाता है, तो उसे फिर से नौकरी पर बहाल कर लिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई पुलिसकर्मी कोई अपराध करता है, कोई क्राइम करता है या कोई गलती करता है, तो जो उससे सीनियर पदाधिकारी SP साहब होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड करने के बाद पहले सस्पेंड करने के बाद उसकी जो जांच होती है, तो जांच होने के बाद अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तो उन्हें क्या कर दिया जाता है, उन्हें बरी कर दिया जाता है। फिर वे नौकरी में वापस चले आते हैं। याद रखिएगा, नौकरी में वापस चले आते हैं सस्पेंड होने के बाद। इससे समझा जा सकता है कि निलंबन के बाद भी नौकरी में बहाल होने का अवसर होता है। ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि किसी को अगर आप सस्पेंड कर दें तो वो दोबारा नौकरी में नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। वो दोबारा नौकरी में आ सकता है। ये विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किसी जूनियर कर्मचारी के ऊपर किसी गंभीर दोषों के आरोपों के आधार पर निलंबित करने का अधिकार होता है। यह एक प्रकार क्या है, दंड है। निलंबन में क्या प्रकार का दंड है। निलंबन की अवधि बहुत अधिक नहीं होती है। बता दें, इस दौरान निलंबन के दौरान संबंधित कर्मचारी का वेतन, महंगाई भत्ता आधा कर दिया जाता है। मतलब आपका जो वेतन मिलता है और जो महंगाई भत्ता मिलता है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो वो क्या हो जाएगी, 25,000 के आसपास हो जाएगी। जब किसी कर्मचारी को ऐसे कार्य में संलग्न पाया जाता है जो उसकी जॉब की प्रतिष्ठा के खिलाफ हो, तो उसे निलंबित कर दिया जाता है। इस दौरान कर्मचारी पर जांच कमेटी बैठाई जाती है और वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करे, इस वजह से ऑफिस आने पर रोक लगा दी जाती है। मैंने पहले ही कहा, किसी कर्मचारी को अगर सस्पेंड कर दिया जाता है तो उसे कोई भी कार्य करने पर रोक लगा दी जाती है। निलंबन का अर्थ हमेशा के लिए पद से हटा देना नहीं होता। बर्खास्त का अर्थ होता है किसी पद पे कार्य मुक्त कर देना। मतलब बर्खास्त अगर हो जाते हैं तो क्या होते हैं, आप जीवन भर के लिए कार्य मुक्त हो जाते हैं। मतलब दोबारा नौकरी में बहाली नहीं होती है। जब तक कि वह अपने आप को साबित ना कर दे, उसकी गलती साबित हो जाती है, तो फिर बर्खास्त की निलंबन में बदल जाती है। मतलब अगर किसी को सस्पेंड किया गया, सस्पेंड करने के बाद उनके दोष की जांच होती है। दोष की जब जांच होती है, जांच होने के बाद उसे दोषी पाया जाता है तो क्या कर दिया जाता है, उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। याद रखिएगा। निलंबन का अर्थ है कि आप नौकरी में वापस पाने में सक्षम होते हैं। नियोक्ता किसी ऐसे मामले की जांच करते समय जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। कर्मचारी के वेतन या बिना वेतन के
कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं। सामान्य तौर पर कोई सरकारी कर्म अधिकारी निलंबित होती है तो उसे आधी सैलरी दी जाती है। ये याद रखिएगा कि जब आप सस्पेंड होते हैं तो कितनी सैलरी मिलती है, आधी सैलरी मिलती है। सस्पेंड और निलंबन या स्थगित एक ही बात है, याद रखिएगा। सस्पेंड निलंबन का अधिकार अपने से ऊपर के अधिकारियों के हाथ में होता है, याद रखिएगा। हमेशा वरिष्ठ पदाधिकारी ही आपको सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड निलंबन होने पर सैलरी आधी, महंगाई भत्ता मिलता है। मान लीजिए 2 साल के लिए सस्पेंड हुए तो 2 साल तक इंक्रीमेंट भी नहीं मिलेगा। मतलब आपका प्रत्येक जुलाई में जो इंक्रीमेंट, मान लीजिए आपकी सैलरी अगर 20,000 है और 1 जुलाई को आपका इंक्रीमेंट मान लीजिए 3,000 बढ़ जाता, तो मान लीजिए कितना हो गया, 23,000 हो गया, तो ये इंक्रीमेंट भी नहीं बढ़ेगा। और मैं आगे उदाहरण के साथ भी समझाऊंगा तो काफ़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। सस्पेंड होने पर आरोप की क्या होती है, जांच होती है। जांच में निर्दोष पाए जाने पर नौकरी में वापस आ सकते हैं। अगर जांच में दोषी पाए जाने पर क्या हो सकता है, बर्खास्त भी हो सकते हैं। अगर गंभीर प्रकार का अगर कोई अपराध कर दिए तो क्या हो जाएगा, बर्खास्त हो जाएगा। सस्पेंड का मतलब किसी कर्मचारी को कुछ समय के लिए नौकरी से निकाल देना होता है। सस्पेंड होने पर जब तक व्यक्ति सस्पेंड रहता है तब तक व्यक्ति को आधी सैलरी या महंगाई भत्ता मिलता है। सस्पेंड की सीमा पूरी होने पर उसे फिर पूरी सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। मतलब अगर आप सस्पेंड हो गए तो जितने दिन तक सस्पेंड रहे उतने दिन तक आपको महंगाई भत्ता और वेतन आधी मिलती है, और उसके बाद जब सस्पेंशन हट जाता है तो फिर आपको पूरा वेतन मिलना शुरू होता है। कर्मचारी को अस्थायी रूप से नौकरी से हटा देना ही सस्पेंशन कहलाता है। निलंबन से पहले जांच की प्रक्रिया नहीं की जाती है, पहले सस्पेंड कर देगा फिर उसके बाद ही जांच की प्रक्रिया की जाती है। निलंबन अल्पकालीन होता है, बाद में बहाली की संभावना होती है। आपके ऊपर अगर आरोप लगाया जाता है तो सबसे पहले आपको सस्पेंड किया जाता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो अनुसंधानक होते हैं, जो जाँचकर्ता ऑफिसर होते हैं, को नियुक्त किया जाता है। वह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको एक आरोप पत्र देता है, फिर आपसे निश्चित तारीख पर उन आरोपों पर जवाब मांगा जाता है। जब आपको संपूर्ण दस्तावेज के साथ अपना साक्ष्य देना होता है, उसके बाद विभाग अपने गवाह को आपके सामने प्रस्तुत करता है, जिनके आधार पर आप पर आरोप लगाया गया है उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए आपको मौका दिया था। इस प्रक्रिया में आप अपना भी गवाह प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक लिखित जवाब देना होता है, फिर फाइनल डिसीजन दिया था। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही मान लीजिए कि आपको सस्पेंड किया गया, तो सस्पेंड करने के बाद जो होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके ऊपर जांच बैठा देते हैं। तो जब जांच बैठाते हैं तो जांच बैठाने के बाद क्या करते हैं कि एक निश्चित तारीख के अंदर आपसे इस जांच में जो आरोप लगाया गया है उन आरोपों पर आपसे एक जवाब मांगते हैं कि आपके ऊपर फलना आरोप लगाया गया है, तो क्या आप इस आरोप को सही मानते हैं या गलत मानते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं, एक निश्चित समय सीमा के अंदर इन आरोपों के खिलाफ आप एक लिखित आवेदन देते हैं कि फलना आरोप लगाया गया है जो बेबुनियाद है, या फिर मेरी इसमें कोई दोष नहीं है, मैं यहाँ नहीं था, जो भी हो आप जवाब देते हैं। उसके बाद जो व्यक्ति आप पे आरोप लगा, मतलब घूस लेने का आरोप लगाया गया है, तो फिर जो व्यक्ति घूस दिया था आपको, उस व्यक्ति को भी बुलाया जाता है और उनसे भी गवाही वगैरह ली जाती है। फिर अगर आपने नहीं ली है तो आप भी अपना गवाह प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर मतलब एक प्रकार का कोर्ट की तरह चलता है ये, मतलब थोड़ा सा नियम वगैरह। फिर आपको लगता है कि जब वरीय पदाधिकारी को लगता है कि हाँ आपने घूस ली है, ट्रू है, तो फिर उसके बाद आपको सज़ा दी जाती है, मतलब ब्लैक मार्क दिया जाता है, सस्पेंड ब्लैक मार्क, बर्खास्त, जो भी जिस प्रकार का गंभीर अपराध उस प्रकार से आपको फिर सज़ा भी दी जाती है। लेकिन अगर आपने लिखित प्रतिवेदन दिया और आप निर्दोष साबित हो गए तो फिर आपको मुक्त कर दिया जाता है और फिर आप पूर्ण रूप से नौकरी में बहाल हो जाते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि पुलिस विभाग में निलंबन, सस्पेंशन की पूरी प्रक्रिया और पुनर्बहाली की प्रक्रिया कैसे होती है। मतलब अगर आप सस्पेंड हो गए हैं तो सस्पेंड कैसे होते हैं और फिर आपकी पुनर्बहाली कैसी होती है, इसको हम लोग समझेंगे। पुलिस विभाग में निलंबन एक अस्थायी अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। मतलब कि एक प्रकार का जो होता है अनस्टेबल कार्रवाई होती है। इसमें किसी अधिकारी को कुछ समय के लिए सेवा से अलग कर दिया था, लेकिन उसकी नौकरी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती है। इसमें विभागीय जांच के दौरान की, इसमें कार्रवाई जो होती है विभागीय जांच के दौरान की जाती है। जांच में दोषी पाए गए तो आपको सज़ा दी जाएगी, अगर आप निर्दोष पाए गए तो फिर से आप नौकरी में बहाल हो सकते हैं। सस्पेंड निलंबन का मतलब होता है किसी सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी को अस्थायी रूप से नौकरी से हटा देना, लेकिन वह भी अपनी सेवा में पूरी तरह से समाप्ति नहीं होती है। उदाहरण, यदि किसी पुलिस अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो जांच पूरी होने तक निलंबित किया जा सकता है। आप समझिए, अधिकारी के खिलाफ आरोप लगने के बाद पहले क्या होगी, जांच होगी। प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाता है तो अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है, मतलब आपको सस्पेंड कर दिया। मतलब फर्स्ट दृष्टि में लगता है कि नहीं, जैसे सीसीटीवी फुटेज में आ गया आपको पैसा लेते हुए, चोरी करते हुए या कोई अन्य प्रकार से अपराध करते हुए, तो आपको सबसे पहले सस्पेंड कर दिया जाएगा। निलंबन के दौरान आधा वेतन दिया जाएगा और जांच समाप्त होने के बाद
सेवा से दूर रहता है। अगर जब तक जांच आपकी होती है तो आप क्या कर सकते हैं, उस दौरान आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, मतलब पुलिसिंग से संबंधित कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि वो निर्दोष साबित होता है तो बहाली कर दिया जाता है, दोषी पाए जाने पर आगे कार्रवाई की जाती है। सस्पेंड निलंबन, किसी पुलिस अधिकारी को अस्थायी रूप से ड्यूटी से हटाना लेकिन वो भी सेवा में बना रहता है। अब उदाहरण देखिए, एक पुलिस इंस्पेक्टर रिश्वत लेने का आरोप लगा तो उसे जांच पूरी होने तक निलंबन कर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर अगर आरोप लगाता है कि आपने घूस लिया है, तो प्रथम दृष्टया अगर सीनियर पदाधिकारी को लगता है कि हाँ ये सही कह रहा है, तो आपको सबसे पहले सस्पेंड कर देगा। एक कांस्टेबल बार बार ड्यूटी से गायब रहता है, इसलिए उसे 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। एक बार आप ड्यूटी से गायब रहे, 2 बार गायब रहे, 3 बार गायब रहे, तो फिर क्या करेंगे, सीनियर पदाधिकारी आपको क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे। एक पुलिस अधिकारी बिना अनुमति के मीडिया में बयान देता है जिससे विभाग की छवि खराब होती है, तो भी आपको क्या कर सकते हैं, सीनियर पदाधिकारी आपको सस्पेंड कर सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि सस्पेंड निलंबन कब और क्यों होता है। पुलिस अधिकारी इन कारणों सस्पेंड कर सकते हैं। भ्रष्टाचार, अगर आप किसी से घूस लेने का आपके आरोप लगा है तब आप सस्पेंड हो सकते हैं। अनुशासनहीनता, वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का आप अगर अनुपालन नहीं करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। कदाचार, आम जनता या अन्य अधिकारियों के साथ अगर आप गलत व्यवहार करते हैं तब आप सस्पेंड हो जाते हैं। फर्ज में लापरवाही, किसी अपराधी को जानबूझकर भगाना या केस में लापरवाही करने पर भी आपको क्या किया जा सकता है, सस्पेंड कर दिया जा सकता है। अपराध में संलिप्तता, किसी आपराधिक गतिविधि में अगर आप शामिल हैं तो भी आप सस्पेंड हो जाइएगा। गंभीर आरोप, हत्या, बलात्कार, उत्पीड़न, झूठे इनकार जैसे गतिविधियों में शामिल होने का अगर आपका संदेह है तो भी आप सस्पेंड हो जाइएगा। राजनीतिक प्रभाव, यदि कोई पुलिसकर्मी अवैध रूप से किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल हो गया है और आप पुलिसिंग की जो सारी बातें हैं ये राजनीतिक के साथ शेयर वगैरह भी कर रहे हैं, अगर विभाग को इस बात का पता चल जाता है तो भी आप सस्पेंड हो जाते हैं। तो आपको पता चल गया कि सस्पेंड किस प्रकार से होता है। अब निलंबन की प्रक्रिया कैसे होती है इसको समझिए। सस्पेंशन प्रोसेस, प्रारंभिक जांच और सस्पेंशन आदेश। शिकायत प्राप्त होती है, सबसे पहले आपने अगर अपराध किया, आपने क्या किया, सबसे पहले मान लीजिए आपने सबसे पहले क्या किया, एक अपराध किया। तो अपराध करने के बाद सबसे पहले सीनियर पदाधिकारी जो होंगे, एसपी होंगे, डीवाईएसपी होंगे या फिर आपके आईजी होंगे, डीआईजी, जो भी सीनियर पदाधिकारी है उनके पास शिकायत जाता है। आपका शिकायत गया तो सब शिकायत जाने के बाद सबसे पहले क्या है, विभागीय जांच की जाएगी। मतलब प्रथम दृष्टया ये देखा जाएगा कि सही में ये बात सत्य है या गलत है। तो प्रथम दृष्टया अधिकारी अगर दोषी लगता है तो सस्पेंशन का आदेश तुरंत दे दिया जाता है कि हाँ इसको सस्पेंड कर दिया जाए। निलंबन आदेश जो सस्पेंशन ऑर्डर होता है वो अधिकारी को दिया जाता है, उसे तत्काल ड्यूटी छोड़नी है। जैसे ही आप सस्पेंड होंगे तभी से ही आप ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। निलंबन के दौरान अधिकारी को क्या क्या सहना पड़ता है, आधे वेतन पर रखा जाता है। सस्पेंशन के दौरान अधिकारी को पूरा वेतन नहीं मिलता है बल्कि सिर्फ कुछ प्रतिशत 50 से 75% ही दिया जाता है। किसी विभागीय कार्य में शामिल नहीं हो सकते हैं आप, उसे सरकारी कार्य से अलग कर दिया जाता है। वो किसी प्रकार की वर्दी नहीं पहन सकता है और पुलिस लाइन में रहना होता है। जैसे ही आपको सस्पेंड करेगा सबसे पहले आपको कहाँ भेज दिया जाएगा, पुलिस लाइन भेज दिया जाएगा, क्योंकि वहीं आप बने रहिए। आप थाना वगैरह में या जहाँ पर आप से पोस्टेड है वहाँ आप कार्य नहीं कर सकते हैं। सस्पेंड किए गए अधिकारी को पुलिस लाइन में रिपोर्ट करना पड़ता है और वहीं बना रहता है। मतलब अगर आप सस्पेंड हो जाइएगा तो जो पुलिस लाइन होती है प्रत्येक जिला में, उस लाइन में आपको जाकर प्रत्येक दिन हाजिरी बनानी होती है। याद रखिएगा, जांच में सहयोग करना होगा। आप पे ऊपर जो आरोप लगाया गया है अगर उसकी जांच हो रही है तो आपको सहयोग भी करना होगा। उसे जांच अधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सवाल का जवाब भी देना होगा। उसका पद और पावर छीन लिया जाता है। जो आपका पद और पावर होता है, जैसे आप सब इंस्पेक्टर है तो आपका पावर छीन लिया जाता है। सस्पेंशन के दौरान वो किसी भी आधिकारिक कार्रवाई या निर्णय में भाग नहीं ले सकता है। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार सस्पेंड किया जाता है, किन किन आरोप के आधार पर आप सस्पेंड हो सकते हैं। और सस्पेंड होने के बाद आप कहाँ बने रहते हैं, तो लाइनें बने रहते हैं और आप किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते हैं। सस्पेंशन के बाद क्या होता है, यदि अधिकारी निर्दोष साबित होता है तब देखिए क्या होता है, वो दोबारा सेवा में बहाल हो सकता है। निलंबन की अवधि का पूरा वेतन उसे दिया जाता है। मतलब जिस समय तक अगर आप निर्दोष साबित हो गए, तो मान लीजिए कि आपने अगर 2 माह तक अगर आप सस्पेंड रहे तो ये 2 माह का पूरा वेतन, जैसे आधा वेतन तो आपको मिल ही रहा था, हाफ वेतन मिल रहा था, इस 2 माह का हाफ वेतन भी फिर आपको दोबारा मिल जाएगा, पूरा रूप से मिल जाएगा आपको, जब सस्पेंशन आपके ऊपर से हट जाएगा तब। विभागीय रिकॉर्ड में सस्पेंशन को हटा दिया जाता है, मतलब रिकॉर्ड में संलग्न नहीं होता है। उसकी प्रतिष्ठा और अधिकार बहाल कर दिया जाता है, मतलब फिर से आप जो पद पे थे वही पद पे बने रहिएगा। यदि आप दोषी साबित हो जाते हैं, यदि आप क्या होते हैं, दोषी साबित हो जाते हैं, तब देखिए क्या होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन की जाएगी। हल्की गलती होने पर डिमोशन या चेतावनी देकर फिर से नौकरी पे लिया जा सकता है। अगर हल्की फल्की गलती है तो डिमोशन कर दिया जाएगा। आप अगर एसआई हैं तो आप एएसआई हो जाइएगा, अगर एएसआई हैं
तो आप हवलदार हो जाइएगा, हवलदार हैं तो सिपाही हो जाइएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति सिपाही से एसआई बनना है तो उसी के साथ ये घटना हो सकती है। मतलब जिस पद पर सरकार आपको बहाल की है उससे नीचे डिमोशन करने का अधिकार किसी को नहीं होता। जैसे आप मान लीजिए पहले आप सिपाही थे और सिपाही के बाद आप प्रमोशन लेते लेते आप एसआई बने हैं, तो आपको डिमोशन जब करेगा तो एसआई से आपको क्या बना देगा, एएसआई। एएसआई से भी अगर उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी तो क्या बना देगा, हवलदार। हवलदार, हवलदार से भी क्या बना सकता है, सिपाही। अगर आप एएसआई हैं तो हवलदार बना देगा, हवलदार है तो आप सिपाही बना देगा। लेकिन आप डायरेक्ट अगर एसआई के पद पे ही प्रतिनियुक्त हुए हैं तो आपको एसआई से एएसआई कभी नहीं बनाया जाएगा। अगर आप एसआई से अगर इंस्पेक्टर बन गए हैं तो जब आपको डिमोशन होगा तो इंस्पेक्टर से फिर आपको एसआई बना दिया जाएगा। लेकिन आप जिस पद पर बहाल हुए हैं उससे नीचे के पद पर आपको डिमोशन नहीं दिया जाता, ये याद रखिएगा। यदि गंभीर अपराध साबित हो जाते हैं तो बर्खास्त भी कर दिया जाता है। मान लीजिए जब घूस लेने का आपका आरोप लगल था तो सिद्ध हो गया, ट्रू हो गया, सीसीटीवी कैमरा वगैरह में दिख गया, तो आपको बर्खास्त भी किया जा सकता है। कुछ मामलों में पेंशन और अन्य लाभ भी खत्म कर दिए थे मामले गंभीरता को देखते हुए। अब पुनर्बहाली कैसे होती है, यदि कोई अधिकारी निर्दोष साबित होता है तो विभागीय जांच में उसे दोबारा मौका देने का फैसला किया जाता है और पुनर्बहाली की प्रक्रिया होती है। बहाली आदेश जारी किया जाता है, वो दोबारा अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन कर सकता है। निलंबन अवधि की सैलरी और भत्ते का फैसला होता है, मिल जाता है दोबारा। अगर विभागीय दोष था तो पूरी सैलरी मिलती है, अन्यथा कुछ भत्ते काट लिए थे। अगर विभाग का ही दोष अगर रह गया तो फिर आपको पूरी सैलरी मिल जाएगी। गलती से आपको सस्पेंड कर दिया गया था तो पूरी सैलरी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपकी गलती है तो फिर कुछ भत्ते वगैरह भी काट लिए जाते हैं। सस्पेंशन से बचने को का क्या उपाय है, सिंपल सी बात है, विभागीय नियम का पालन करेंगे, किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, भ्रष्टाचार से बचेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का अनुपालन करेंगे, अनुशासनहीनता से बचेंगे और पुलिस विभाग की गरिमा बनाए रखेंगे। सस्पेंशन अस्थायी दंड है, ये भविष्य की नौकरी पर असर डाल सकता है। अस्थायी लेकिन दंड ये कुछ ही समय के लिए रहता है। यदि अधिकारी निर्दोष होता है तो बहाल हो जाता है, यदि दोषी पाया जाता है तो बर्खास्तगी या अन्य कठोर दंड दिए जाते हैं। सस्पेंशन के दौरान आधे वेतन पर रहना पड़ता है और सभी पावर छीन ली जाती है। यदि आपको किसी विशेष नियम पर, अब अगला देखिए, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि सस्पेंड क्या होता है। जब भी आप कोई अनुशासनहीनता की गतिविधि में शामिल होते हैं तो आपके जो सीनियर पदाधिकारी होते हैं, एसपी रैंक से ऊपर के जो भी पदाधिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको सस्पेंड कर देते हैं। जब आप सस्पेंड होते हैं तो आपका जो वेतन भत्ता होता है या फिर वेतन होता है वो आधा हो जाता है। वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। और याद रखिएगा, सस्पेंशन अस्थायी प्रक्रिया है, हमेशा के लिए सस्पेंड कोई नहीं रहता है। फिर एक निश्चित अवधि के बाद आपको सस्पेंशन जांच के बाद हटा दिया। अगर आप जांच में निर्दोष हो गए तो जितने समय के लिए मतलब मान लीजिए 6 माह के लिए अगर आप सस्पेंड थे तो 6 माह का आधा वेतन तो आप ले ही रहे थे। जब आप बहाली हो जाइएगा तो 6 माह का शेष वेतन भी आपको मिल जाएगा, समझ गए। अगर आप दोषी साबित हो जाते हैं तो फिर आपके ऊपर सस्पेंड होने के बाद आपके ऊपर आपको दंड दिया जाएगा। दंड में क्या दिया जाता है, ब्लैक मार्क दिया जा सकता है, ब्लैक मार्क दिया सकता है, या आपको फिर डिसमिस किया जा सकता है। मतलब बहुत सारे आपके दंड है, तो वो दंड आपको दिया जा सकता है। तो सस्पेंशन एक अस्थायी प्रक्रिया है। जांच वगैरह में निर्दोष होने पर आप पुनर्बहाली हो सकते हैं। बस इतना याद रखें, क्या क्या प्रभाव पड़ता है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे बर्खास्त। डिसमिस क्या होती है, टर्मिनेट, ये डिसमिस सेवा से हटाया जाना, सेवा से निष्कासित करना, इसको हम लोग समझते हैं। बर्खास्त का अर्थ होता है किसी कर्मचारी को उसके पद से हटाना, यानी नौकरी से ही हटा देना। अगर कोई व्यक्ति बर्खास्त हो जाता है, डिसमिस हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे नौकरी से ही हटा दिया गया। आमतौर पर किसी कर्मचारी को बर्खास्त तब किया जाता है जब उस पर लगे आरोपों की पुष्टि हो जाती है। मतलब जो आरोप आप पे लगा हुआ वो आरोप की अगर पुष्टि हो गई तो आप बर्खास्त हो जाएगा। जैसा कि आपने लेकिन पढ़ा, किसी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है तो उस दौरान उस पर आरोपों की जाँच होती है। इस प्रकार जब वो निर्दोष साबित होता है तो फिर से बहाल हो जाता है। परंतु यदि अगर दोषी पाया गया तो ऐसी स्थिति में उसे नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपने किसी कैदी की मदद कर दी भागने में, बहुत बड़ा क्रिमिनल था, उसकी आपने मदद कर दी, तो क्या हो जाएगा, आप वहाँ पर सस्पेंड हो जाइएगा। सरकारी सेवा से बर्खास्तगी 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, डिसमिसल एंड रिमूवल। मतलब ये जो बर्खास्त जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, आप अच्छे तरह से समझिएगा। सरकारी सेवा में किसी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार बहुत बड़ा अपराध होता है। अनुशासनहीनता, कर्तव्य में लापरवाही, अपराध या गंभीर अनियमितता
के मामले में 2 प्रकार की बर्खास्तगी की सज़ा दी जाती है। मतलब अगर भ्रष्टाचार में आप शामिल हैं, अनुशासनहीनता में हैं, कर्तव्य में लापरवाही हैं या कोई अपराध कर रहे हैं, इस प्रकार के अगर आप गतिविधि में शामिल हैं तो आपको बर्खास्त किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, डिसमिसल ऑफ सर्विस मतलब सबसे कठोर दंड, ये विभाग का सबसे कठोर दंड है, याद रखिएगा। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, यह सरकारी सेवाओं का सबसे गंभीर सज़ा होती है। अगर किसी कर्मचारी को डिसमिस कर दिया जाता है तो सोचिए क्या होता है, उसे हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है। मतलब आप दोबारा नौकरी में बहाल हो ही नहीं सकते हैं। वह किसी भी सरकारी विभाग में दोबारा नौकरी नहीं कर सकता। मतलब आप किसी भी सरकारी जॉब ले ही नहीं सकते, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे PSU हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी नहीं। मतलब आप कोई भी नौकरी ले ही नहीं सकते अगर डिसमिसल फ्रॉम सर्विस हो गए हैं तो। उनके चरित्र प्रमाण पत्र में से दर्ज कर दिया जाता है और उसे निजी क्षेत्र में भी नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। ये आपके जो निजी जो आपके मतलब जिला होते हैं वहाँ भी SP वगैरह को इसकी सूचना दे दी जाती है ताकि आपको कभी भी कोई भी नौकरी ना मिले। उसकी पेंशन, भविष्य निधि और अन्य सरकारी लाभ भी प्रभावित हो जाते हैं। मैंने कहा ना, ये सबसे कठोर दंड है। मान लीजिए आपने किसी आतंकवादी का सपोर्ट कर दिया या भ्रष्टाचार में शामिल हो गए, करोड़ों के गबन कर दिया, तो इस प्रकार के जो आपराधिक कृत होते हैं उसमें आपको डिसमिसल फ्रॉम सर्विस दिया जाता है। तो याद रखिएगा, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस हो गया तो आप नौकरी में दोबारा बहाल हो ही नहीं सकते हैं और कोई भी सरकारी जॉब भी नहीं ले सकते हैं। यह सज़ा केवल गंभीर अपराधों या भ्रष्टाचार के मामले में दी जाती है। यह सज़ा कब दी जाती है? अगर आप रिश्वतखोरी या बराबरी ले रहे हैं, भ्रष्टाचार करप्शन के सिद्ध होने पर, देशद्रोही सिद्ध होने पर, गंभीर अपराधों में शामिल होने पर, सेवा शर्तों का उल्लंघन करने पर, जो सेवा में शर्त दी गई है उनका उल्लंघन करेंगे, कर्तव्य में जानबूझकर लापरवाही करेंगे जिससे सरकारी जनता को भारी नुकसान हो जाए। डिसमिसल एक ऐसा दंड है जिसमें कर्मचारी को पूरी तरह से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, याद रखिएगा, और सरकारी क्षेत्र में कहीं भी नौकरी नहीं मिलता है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो बर्खास्तगी के 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डिसमिसल फ्रॉम सर्विस और एक होता है आपको रिमूवल फ्रॉम सर्विस। तो डिसमिसल फ्रॉम जो सर्विस होता है ये विभाग का सबसे कठोर दंड है और रिमूवल फ्रॉम सर्विस जो है ये थोड़ा कम कठोर सज़ा होती है। यह भी सेवा से हटने की सज़ा है, लेकिन इसमें डिसमिसल जैसे गंभीर पाबंदियां नहीं होती है। मतलब कर्मचारी को रिमूव तो किया जाता है लेकिन सरकारी नौकरी से निकाल दिया, मतलब उसे सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाता है, लेकिन वो दूसरे सरकारी विभाग में या अन्य सरकारी एजेंसियों में नौकरी करने के पात्र रह सकता है। तो रिमूवल फ्रॉम सर्विस में क्या होगा, आपको बर्खास्त तो कर दिया जाएगा, आप उस विभाग में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं लेकिन दूसरी सरकारी नौकरी ले सकते हैं। आपके करेक्ट चरित्र प्रमाण पत्र में दर्ज किया जाता है। यह डिसमिसल जितना गंभीर दंड नहीं होता। उनकी पेंशन और कुछ अन्य लाभ मिल सकते हैं लेकिन विभागीय नियमों पर निर्भर करता है। मतलब आपको इसमें पेंशन या अन्य लाभ मिलेगा रिटायर करने जब आपको डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर दिया जाएगा तो, लेकिन यह भी विभाग पर निर्भर करता है। यह सज़ा कब दी जाती है? तो अनुशासनहीनता या सेवा नियमों का अगर आप उल्लंघन करते हैं, लापरवाही या गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं, छोटे स्तर के भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं, बड़े स्तर के नहीं। अगर कोई कर्मचारी सुधार के लिए चेतावनी मिलने के बाद भी अनुशासनहीनता जारी रखता है तो आपका रिमूवल का अर्थ यह नहीं कि कर्मचारी को पूरी तरह से ब्लैक लिस्ट कर दिया था, ऐसा नहीं है। ये अन्य सरकारी एजेंसियों में नौकरी के पात्र हो सकते हैं लेकिन उसके चरित्र प्रमाण पत्र की वजह से उसे नौकरी मिलने में मुश्किल हो जाती है, याद रखिएगा। फिर वही बात है, एक बार फिर से मैं इसे समझा देता हूँ कि डिसमिस 2 प्रकार के होते हैं। काइंड ऑफ टर्मिनेशन, घूसखोरी भ्रष्टाचार में संलिप्त होने पर यह दोनों में से कोई एक से दी जा सकती है। डिसमिस ऑफ सर्विस सबसे खतरनाक होता है, अथवा अर्थात किसी भी सरकारी कर्मचारी को सबसे बड़ी सज़ा होती है। किसी भी सरकारी विभाग में आपको नौकरी नहीं मिल सकती है, आपके चरित्र पर एक धब्बा लग जाता है। बर्खास्तगी या सेवा समाप्ति का अर्थ है किसी कर्मचारी को नौकरी से अस्थायी रूप से हटा देना, उसे दोबारा नौकरी में नहीं लिया जाता है। उदाहरण, यदि कोई पुलिस अधिकारी बार बार अनुशासनहीनता करता है या गंभीर अपराध करता है तो उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले कारण बताओ नोटिस दिए जाते हैं। अगर आप कोई अपराध करते हैं सबसे पहले आपको 100 का नोटिस पूछा जाता है कि बताइए आपके विरुद्ध ये फलना फलना आरोप लगाया गया है, तो आप इनके आलोक में आप क्या कहना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होती है, उसके आप फिर उसका जवाब देते हैं। जवाब देने के बाद उसके जवाब की फिर क्या होती है, जांच होती है। अगर वो दोषी पाया जाता है तो सेवा से अस्थायी रूप से हटा दिया जाता है। बर्खास्त किए गए व्यक्ति के पेंशन और सुविधाएं भी नहीं दी जाती है। रिमूवल फ्रॉम सर्विस, किसी अन्य विभाग में नौकरी आप कर सकते हैं, इसमें याद रखिएगा सेवा समाप्त तो हो जाता है, यह बर्खास्तगी के समान होता है, लेकिन इसमें कर्मचारी को भविष्य में कुछ शर्तों के साथ दोबारा बहाल किया सकता है। याद रखिएगा, रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो गए तो आप दोबारा उस विभाग में आ सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कम गंभीर प्रवृत्ति का अपराध होता है। यदि कोई सरकारी अधिकारी अनुशासनहीनता करता है लेकिन उसका अपराध उतना गंभीर नहीं है तो उसे सेवा से हटाया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वह दोबारा सेवा में आ सकता है या कोर्ट वगैरह की प्रक्रिया से भी आप आ सकते हैं। प्रक्रिया, आरोप तय किए जाते हैं और जाँच होती है।
दोष सिद्ध होने पर उस सेवा से हटाए जाने का आदेश दिया जाता है। कुछ मामलों में पुनः आवेदन कर सकता है और न्यायालय में अपील करने के बाद पुनः अगर आप निर्दोष साबित हो जाते हैं तो क्या होता है, फिर पुनः बहाली में आ सकते हैं। बर्खास्त होने पर कर्मचारी को फिर से बहाल नहीं किया जाता है। यह नहीं कि उसके अतिरिक्त उसे किसी प्रकार की सैलरी या महंगाई भत्ता नहीं मिलती है। बर्खास्त हुआ व्यक्ति कहीं भी और नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता है, समझे। तो यही दोनों में अंतर है। तो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अब हम लोग समझते हैं कि डिसमिस और रिमूवल में क्या अंतर है। गंभीरता के आधार पर देखा जाए तो ये सबसे अधिक गंभीर सज़ा है। ये तुलनात्मक इससे थोड़ी कम सज़ा है। सरकारी नौकरी के पात्रता क्या, तो भविष्य में किसी प्रकार की नौकरी के लिए आप अयोग्य हो जाते हैं, मतलब ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं डिसमिसल में। लेकिन रिमूवल में अन्य सरकारी विभाग में आप नौकरी के लिए पात्र बने रह सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन उतना नहीं जितना इसमें पड़ता है। पेंशन और अन्य लाभ अक्सर बंद हो जाते हैं। कुछ मामलों में पेंशन मिल सकते हैं। लागू होने के मामले, भ्रष्टाचार कब लागू होती है, जब आप भ्रष्टाचार में शामिल हो, देशद्रोह के मामले में शामिल हो, गंभीर कदाचार में हो। इसमें क्या हो सकता है, अनुशासनहीनता, लापरवाही, छोटे स्तर के अपराध में। भ्रष्टाचार में कौन कौन सी सज़ा दी जाती है। अगर कोई सरकारी, तो हम लोग यहाँ देख रहे थे कि कोई कर्मचारी अगर भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी में संलिप्त पाया जाता है तो निम्न बातों पर निर्भर करता है कि अगर भ्रष्टाचार छोटा है और कर्मचारी पर पहली बार दोष लगा है तो रिमूवल फ्रॉम सर्विस दिया जाता है, मतलब छोटा मतलब सजा दिया जाता है। अगर भ्रष्टाचार बहुत गंभीर और बड़े पैमाने पर है या दोबारा हुआ है तो डिसमिसल फ्रॉम सर्विस दिया जाता है, मतलब दोबारा आप नौकरी में बहाल नहीं हो सकते हैं। अगर मामला CBI या SB मतलब एंटी करप्शन ब्यूरो जैसी एजेंसियों के द्वारा पकड़ा गया है तो डिसमिसल की संभावना अधिक रहती है। जब आप एंटी करप्शन ब्यूरो टीम के द्वारा पकड़े जाते हैं तो फिर क्या होती है, डिसमिसल की संभावना ज़्यादा होती है। डिसमिसल सबसे कठोर सज़ा होती है, उसमें भविष्य में सरकारी नौकरी की कोई संभावना नहीं रहती है। रिमूवल थोड़ा कम कठोर होता है, जिसमें कर्मचारी या अन्य सरकारी नौकरी के लिए पात्र होते हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में सजा का प्रकार इस प्रकार निर्भर करता है कि अपराध कितना गंभीर है और पहले कोई दंड मिला है या नहीं मिला है। तो यही बात होती है। रिमूवल में सेवा से हटना होता है। डिसमिसल में क्या होता है, परिचित होता है, भविष्य सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित हो जाते हैं। रिमूवल में अब दोबारा आप अपने कर्तव्य 5 साल तक बिना सूचना, मान लीजिए देखिए अब रिमूवल में समझ सर क्या, जो कोई सरकारी सेवक अपने कर्तव्य 5 साल तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहेगा तो सेवा से हटाया जाना माना जाएगा। ये भी याद रखिएगा। अगर कोई कर्मचारी 5 साल तक लगातार सेवा में आ ही नहीं रहा है तो उसको ऑटोमेटिक रिमूवल कर दिया जाता है। या कर्मचारी के मामले में सहित पाए जाने पर भी उसे सेवा से हटाया जा सकता है। वो अन्य सरकारी नौकरी में नियुक्त हो सकता है, यानी भविष्य में नौकरी मिल सकता है। अब डिसमिसल फ्रॉम सर्विस में क्या होता है, भविष्य सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित, यानी उसे अब भविष्य में कोई नौकरी नहीं मिलेगी। डिसमिस बर्खास्त सेवा समाप्ति लगभग एक ही बात होती है। बर्खास्त का अधिकार विभाग के सबसे बड़े अधिकारी का होता है। नियुक्त करने वाला अधिकारी के रैंक के ऊपर का होना चाहिए। मतलब अगर बर्खास्त आपको करता है, जैसे मान लीजिए आपको SP अगर ज्वाइन करवाया है तो बर्खास्त आपको SP रैंक के ऊपर के पदाधिकारी ही आपको बर्खास्त कर सकते हैं। जिस दिन से बर्खास्त होता है उस दिन से न तो आपको कोई पेमेंट मिलता है, न ही उसकी नौकरी बची होती है। बर्खास्त होने पर आपके सीनियर अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं, परंतु अपील भी ठुकराने पर आपकी नौकरी चली जाएगी। मतलब अगर आप बर्खास्त हो सकते हैं तो आप उस बर्खास्तगी के विरुद्ध उनसे ऊपर के पदाधिकारी के विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं, जिसको मेमोरेंडम भी बोलते हैं। बर्खास्त होने पर सैलरी नहीं मिलती है। बर्खास्त हुआ कर्मचारी अन्य विभाग में सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। बर्खास्त हुआ कर्मचारी राजनीतिक चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। बर्खास्त का मतलब होता है कि नौकरी बिल्कुल समाप्त हो गया है, नौकरी से हमेशा के लिए निकाल देना। बर्खास्त होने पर न कोई वेतन मिलता, न महंगाई भत्ता मिलता, मतलब कुछ भी नहीं मिलता बर्खास्त होने पर। सबसे पहले निलंबन के बर्खास्त कैसे होती है, सबसे पहले आपको अगर दोष लगा सबसे पहले आपको सस्पेंड किया जाएगा। सस्पेंड करने के बाद क्या होगी, आपके ऊपर जाँच बैठेगी। जाँच में अगर आप दोषी पाए गए तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि राम नाम का कोई व्यक्ति था, इसने क्या किया, रिश्वत लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम या फिर मान लीजिए इसकी शिकायत गई सीनियर पदाधिकारी के पास क्या गया, शिकायत गया। तो सीनियर पदाधिकारी क्या करेंगे, अगर प्रथम दृष्टि अगर उसको मान लगता है कि हाँ सही में आपने घूस लिया तो आपको सस्पेंड कर देगा। सस्पेंड करने के बाद क्या होगी, आपके ऊपर जांच बैठेगी। आपके ऊपर जो आरोप लगा है उस आरोपों के जांच के लिए एक जांच कमेटी बैठेगी और उस आरोपों की जांच करेगी। जांच करने के बाद अगर आप दोषी पाए गए और गंभीर रूप से दोषी पाएंगे तो फिर आपको क्या किया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। फिर आप दोबारा नौकरी में बहाल नहीं हो सकते हैं। अगर छोटा मोटा आया हो तो रिमूवल किया जाएगा।
बर्खास्त होने के बाद व्यक्ति को न सैलरी मिलती है, न ही भत्ता मिलता है। भविष्य में वो व्यक्ति कोई भी दूसरी नौकरी नहीं कर सकता और न ही कोई चुनाव लड़ सकता है। प्रमोशन तो मिलेगा नहीं, बर्खास्त होगा तो क्या प्रमोशन मिलेगा। बर्खास्तगी अस्थायी होती है, उसमें पुनर्बहाली कोई संभावना नहीं होती है। बर्खास्त करने से पहले जाँच की प्रक्रिया जरूर होती है। सही बात है, बिना जाँच के आपको इतना बड़ा सज़ा नहीं दिया सकता। सबसे पहले जाँच होगी, फिर उसके बाद देखिए पुलिस विभाग में क्या होता है ना कि सबसे पहले आपको आपके ऊपर कोई आरोप लगाया गया तो आपके जो सीनियर पदाधिकारी है सबसे पहले आपको वो सस्पेंड कर देंगे, ताकि आप किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ ना कर सके, आप विभाग में बने ना रह सके। तो जैसे ही सीनियर पदाधिकारी आपको सस्पेंड करेगा, सस्पेंड करने के बाद क्या होगा कि आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए उन आरोपों को जांच करने के लिए जांच कमेटी बैठाएगी। जांच कमेटी का जांच करती है कि हाँ आपने सही में आपने अपराध किया है, तो आपको उस अपराध की गंभीरता के आधार पर आपको विभिन्न प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। तो लास्ट जो मतलब दंड होते हैं वो बर्खास्त होता है, सबसे बड़ा अपराध होता है। अब हम लोग समझते हैं कि लाइन हाजिर क्या होती है, लाइन अटैच क्या होती है। सबसे पहले समझिए लाइन हाजिर होना क्या होता है। पुलिस विभाग के अंदर जब कोई पुलिसकर्मी कोई लापरवाही करता है या फिर पुनः गलती करता है तो उसे विभाग के अधिकारी तो लाइन हाजिर कर दिया जाता है। लाइन हाजिर का मतलब होता है उसे थाने से हटाकर, यानी वो जहाँ ड्यूटी करता था वहाँ ड्यूटी से हटाकर पुलिस मुख्यालय यानी पुलिस लाइन में भेज दिया जाता है। इसी को बोलते हैं पुलिस लाइन। मतलब आपने अगर कोई अपराध किया, बार बार अपराध कर रहे हैं, तो जो सीनियर पदाधिकारी रहते हैं कहते हैं ये जहाँ पर बना हुआ वहाँ बने रहने के लायक नहीं, इसको पुलिस लाइन भेज दो। मतलब ये सस्पेंड से छोटा अपराध होता है कि इसको लाइन ही भेज दो, जहाँ अपराध कर रहा वहाँ रहेगा ही नहीं तो अपराध क्या करेगा। पुलिसकर्मी से कोई बड़ा काम कराया जाता है, न ही उसे केस में इन्वॉल्व किया जाता है। यानी पुलिसकर्मी पर जब आरोप जब तक नहीं हट जाते हैं तब तक वो कोई अधिकारी काम नहीं कर सकता। हालांकि पुलिस वालों को लाइन हाजिर छोटी मोटी गलतियों पर ज़्यादा किया जाता है। मतलब छोटी मोटी गलती कर दी तो आपको लाइन हाजिर कर देगा। जहां उनकी बड़ी गलती सामने आती है तो उन्हें कई बार बर्खास्त भी कर दिया जाता है। लाइन हाजिर के बाद क्या होता है, जब भी कोई पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किया जाता है तो उस पर एक जांच बैठाई जाती है। वहाँ उसे जांच समिति के सामने अपना स्पष्टीकरण देना रहता है। मान लीजिए आपके ऊपर कोई अगर दोष लगाया गया तो आपको क्या करेगा, अगर सीनियर पदाधिकारी आपको अगर सस्पेंड नहीं करें तो बोलेगा चलो इसको लाइन हाजिर कर दो। लाइन हाजिर अगर आप हो गए तो फिर आपसे क्या मांगेगा, जांच बैठेगी। जांच में जो आपके आरोप लगाया गया है उनके खिलाफ आपसे स्पष्टीकरण माना जाएगा कि आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए कि आपके ऊपर जो फलना आरोप लगाया गया क्या सही है गलत है। इस दौरान आप तो कोई आपको छुट्टी नहीं दी। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जब आप लाइन हाजिर होते हैं तो आपको कोई छुट्टी मिलेगी नहीं, और न ही उससे अन्य पुलिसकर्मी की तरह काम लिया जाएगा। जांच के दौरान अगर पुलिसकर्मी गलती सिद्ध होती है तो उसे सज़ा दी जाती है। कई बार पुलिसकर्मी बर्खास्त हो, सबसे बड़ा सज़ा यही है। अगर जैसे ही गंभीर अपराध में आप संलिप्त हो गए तो आप बर्खास्त हो जाइएगा। तो कई बार उनकी सैलरी भी रोक दी जाती है। अगर पुलिसकर्मी कोई अपराध किया तो उस पर मुकदमा भी चलता है और उसे जेल भी जाना पड़ जाता है। इसका मतलब यह है कि पुलिसकर्मी को उस थाने से हटा दिया जाता है जहाँ वो ड्यूटी करता है। उसकी ड्यूटी सीधे पुलिस मुख्यालय यानी पुलिस लाइन में लगा दी जाती है। इस दौरान पुलिसकर्मी को कोई बड़ा काम नहीं करा और न ही किसी केस में शामिल किया जाता है। आप समझिए लाइन हाजिर का मतलब क्या होता है, एक जिम्मेदार पद से हटाकर दूसरी जिम्मेदारी देना। मान लीजिए आप अगर थाना के SHO थे और अगर आपको मतलब सस्पेंड नहीं किया तो क्या करेगा, आपको सीधा आपको लगेगा कि अरे आप काम करने के लायक नहीं, अच्छे पदाधिकारी नहीं है, तो आपको सीधे लाइन हाजिर कर देगा। यदि कोई लापरवाही करता है, कोई गलती करता है तो विभाग उसे लाइन हाजिर कर देता है। लाइन हाजिर का मतलब होता है कि थाने से हटाकर पुलिस मुख्यालय में भेज देना। मतलब आप थाने में थे, जहाँ थे वहाँ से हटाकर आपको सीधे लाइन भेज देगा। लाइन हाजिर होने पर नौकरी पर कोई भी किसी प्रकार प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब आपको वेतन भत्ता वगैरह जो जहाँ वो सब कुछ सेम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको लाइन हाजिर कर दिया गया। लाइन हाजिर होने पर पुलिस लाइन भेज दिया जाता है, वहाँ विभागीय जाँच होती है और उससे स्पष्टीकरण मांगा जाता है। जिस गलती के लिए आपको लाइन हाजिर किया गया है उस पर जांच बैठेगी। जांच के बाद आप पे आरोप लगाए जाएंगे और उस आरोप के प्रतिरक्षा में आपसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि आपने राम से इतना रुपया लिया था, अपना स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने लिया था। आप बोलिए कि नहीं उस समय हम नहीं थे, फलना थे, घर पे थे, हमको नहीं पता है, हम नहीं लिए हैं। जो भी हो या लिए हैं तो अब अपना समझिए। लाइन हाजिर होने पर पुलिसकर्मी से कोई भी छुट्टी या कोई भी काम नहीं दिया जाता है। दोषी पाए जाने पर सजा दी जाती है। निर्दोष पाने पर लाइन हाजिर का उसका सैलरी, नौकरी, प्रमोशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह दोबारा नौकरी ज्वाइन भी कर सकता है, यानी वो अन्य विभाग में अप्लाई भी कर सकता है। ये छोटा मोटा सजा होता है। अब हम लोग समझेंगे अनिवार्य सेवानिवृत्ति के नियम। मतलब अनिवार्य सेवानिवृत्ति क्या होती है। जब कोई कर्मचारी कार्य करने में सक्षम नहीं रहता है या कोई गलती करता है, जैसे घूसखोरी, ड्यूटी से सही से ड्यूटी नहीं करता है या कोई बड़ी गलती हो, तो उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दिया ताकि उसका पेंशन मिलता रहे। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति है जिसका उम्र मान लीजिए अच्छा खासा हो गया है, मान लीजिए वो रिटायर करने के पड़ाव पे है, मान लीजिए 52 साल हो गया, 55 साल हो गया, और लग रहा है कि इनसे किसी प्रकार की भूलवश गलती हो गया है या जानबूझ कर जो भी मतलब लग रहा है कि अनजाने में कोई गलती हो गया, तो क्या करता है ना, उसे अनिवार्य करता है कि चलिए आप चुपचाप आप अनिवार्य सेवानिवृत्ति लीजिए। मतलब आप
सेवा अपना समाप्त कीजिए, चलिए घर जाइए आप, अब आपको चुपचाप पेंशन मिलेगा, पेंशन उठाइए। तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति 50 वर्ष की आयु के बाद ही नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा नोटिस देकर सेवानिवृत्ति की जाती है। मतलब आप काम करने में सक्षम नहीं, चल फिर नहीं पा रहे हैं, शरीर आपका लाचार हो गया है, तो सब विभाग कहता है कि चलिए आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए, ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले लीजिए। अनिवार्य सेवानिवृत्ति को जबरन सेवानिवृत्ति, लागू सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के रूप में भी जाना जाता है। आप काम करने के लायक नहीं लगेगा, आप चुपचाप लीजिए सेवानिवृत्ति लीजिए, घर जाइए, आप अपने बाल बच्चा को देखिए। वह निर्धारित आयु है जिस पर कुछ नौकरियां, कार्यालय में काम करने वाले लोगों को उद्योग के रीति रिवाजों या कानूनों के अनुसार अपना रोजगार छोड़ना या सेवानिवृत्त होना आवश्यक होता है। दंड के तौर पर किसी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति किया जा सकता है, सही बात है। अगर आप मान लीजिए सक्षम थे, थोड़ा 55 की उम्र में भी आप सक्षम थे काम कर, लेकिन आप अलग प्रकार का अपराध कर दिए, तो विभाग को लगेगा कि अरे अब इसका उम्र भी हो गया है, इसको क्या मतलब बर्खास्त किया जाए, इसको अनिवार्य सेवानिवृत्ति ही दे सकते हैं। अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा देने का प्रस्ताव करने वाले अधिकारी को संबंधित कर्मचारी को सेवा पुस्तिका का सत्यापन करने के बाद ही खुद को संतुष्ट करना होगा और उसे पेंशन के पात्र बनने के लिए कम से कम 10 साल की अर्हक सेवा पूरी कर ली है। ऐसा नहीं है कि आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दिया तब 10 साल की नौकरी भी नहीं की आपको दी, ऐसा नहीं होता है। 10 साल की सेवा कम से कम होनी चाहिए, तभी ये सज़ा मिलेगी आपको। इस तथ्य से पता लगा कि बिना पारित किया गया कोई भी आदेश वह पेंशन पाने का हकदार है। मतलब वो इसलिए आपको सेवानिवृत्ति देता है, आप पेंशन कम से कम पा लें। अगर आप को ज़बरदस्ती सेवानिवृत्ति दे भी दिया और पेंशन पा ही नहीं रहे तो फिर आपके साथ ये गलत ना हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर विभागीय दंड के विषय में हम लोग देख लीजिए। विभागीय दंडों का विवरण निरीक्षक, इंस्पेक्टर और उससे निम्न पंक्ति के आरक्षी कर्मी के विभागीय रूप में निम्नलिखित दंड दिए जा सकते हैं जो अधिनियम 5/1861 की धारा 7 के अंतर्गत स्वीकृत है। बर्खास्तगी, देखिए बर्खास्तगी ये सब वृहद सजा है, यहाँ से यहाँ जो है ये वृहद सजा है। बर्खास्तगी कर देना, सेवा से हटाए जाना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पंक्तिच्युति डिमोशन, पिछली वेतन वृद्धि, अगली वेतन वृद्धि का समापन, कलांक, ये सभी क्या है तो वृहद दंड है। जो वृहद दंड जो क से लेकर 4 तक में वर्णित किया गया। एसपी रैंक से नीचे के पदाधिकारी यह दंड नहीं दे सकते, ये भी याद रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन बेस मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो बर्खास्तगी, सेवा से हटाया जाना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पंक्तिच्युति, पिछली वेतन वृद्धि, अगली वेतन वृद्धि का समापन, कलांक। तो पूछेगा वृहद दंड कितने प्रकार के होते हैं, तो क से 4 तक होते हैं। कौन कौन होते हैं तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। और इनको कौन दे सकते हैं, एसपी रैंक से नीचे के पदाधिकारी इसको दे ही नहीं सकते हैं। अब जो छोटा मोटा दंड, लघु दंड जो 6 से यहाँ तक है, निंदन, 15 दिनों तक निवास स्थान में परिरोध, दलेल और अतिरिक्त गारद कर्तव्य या कलांति कर्तव्य जिसको फटिक ड्यूटी बोलते हैं, सिपाही और हवलदार को ही दिया जाता है। दलेल केवल सिपाही को दिया जाता है, ये याद रखिएगा। दलेल किसको दिया था, केवल सिपाही को, लेकिन फटिक ड्यूटी किसको दिया था, सिपाही और हवलदार दोनों को दिया जाता है। तो ये सब बात आप याद रखिएगा। अब इन सभी जो मैंने बर्खास्तगी पढ़ाई दिया, सेवा हटा जाना पढ़ाई, अनिवार्य सेवानिवृत्ति पढ़ाई दिया है मैंने। अब ये जो 3-4 चीज़ें बचे हैं इनके विषय में विस्तारित रूप से आप लोग को बता देता हूँ ताकि आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो यही मेनली जो दंड होते हैं इनको हम लोग देखेंगे। अब हम लोग समझेंगे काला निशान जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक मार्क, ये क्या होता है, कब दिया जाता है, इनका प्रभाव क्या पड़ता है, इनको हम लोग विस्तृत रूप समझेंगे, उदाहरण के साथ समझेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले आपको सस्पेंड किया था, जैसे देखिए जब सही, तो हम लोग समझेंगे ब्लैक मार्क क्या होता है। सबसे पहले आपको सस्पेंड किया जाएगा, उसके बाद विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अगर आप उसमें दोषी पाए जाते हैं तो आपको बर्खास्त भी किया सकता है, जो सबसे बड़ी सज़ा है। अगर आप काफ़ी गंभीर आरोप में अगर आप संलिप्त हैं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, या तो 1, 2 या 3 ब्लैक मार्क की सज़ा मिलती है। पर 1 ब्लैक मार्क मिलने पर आपको 6 महीना का वेतन वृद्धि का समापहरण मिलेगा या अगले 3 साल तक आपकी पदोन्नति रोक दी जाएगी। आप समझिए क्या होता है। मान लीजिए कि राम नाम का कोई व्यक्ति था और इसने कोई अपराध किया। मान लीजिए इन्होंने क्या किया, रिश्वत लिया। तो आपके जो सीनियर पदाधिकारी हैं, मान लीजिए आप एसआई थे और आपके जो सीनियर पदाधिकारी एसपी थे, प्रथम दृष्टया इन्हें लगा, इनके पास सूचना पहुंची, कोई शिकायत किया कि राम नाम के व्यक्ति ने हमसे रिश्वत लिया है, फलना चिलना जो भी है। और उस व्यक्ति ने मान लीजिए सीएम ने आरोप लगाया था। सीएम ने क्या किया कि एसपी साहब के पास कुछ एविडेंस भी प्रस्तुत किया। तो एसपी साहब सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको सबसे पहले करेंगे सस्पेंड। सबसे पहले क्या करेंगे, सस्पेंड करेंगे। सस्पेंड करने के बाद आप चले जाइएगा पुलिस लाइन चले जाइएगा। फिर उसके बाद आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं आपके ऊपर जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों के जांच के लिए एक जांच कमेटी बैठाई जाएगी।
जांच कमेटी क्या करेगी, आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए उन आरोपों के आलोक में आपसे एक स्पष्टीकरण मांगेगी कि आपके ऊपर फलना फलना आरोप लगाया गया है, आप इस पर अपना जवाब दीजिए कि क्या आरोप सही है या गलत है, क्या है। फिर आप स्पष्टीकरण दीजिएगा। उस स्पष्टीकरण से अगर जांच कमेटी संतुष्ट हो जाती है, लगता है कि नहीं आप निर्दोष है, तो आपको मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन आपको अगर जांच कमेटी को लगेगा कि नहीं सच में आप दोषी हैं, सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है आप पैसा लेते हुए, तो फिर क्या करेगी विभाग, आपके ऊपर आपको दंड देगी। फिर क्या करेगी विभाग, आपको क्या करेगी, दंड देगी। तो दंड में क्या दे सकती है, सबसे बड़ा दंड क्या क्या दे सकती है कि आपको बर्खास्त ही कर देगा, नौकरी ही से ही निकाल देगा, कहेगा चलिए आप नौकरी करने के लायक नहीं है। लेकिन विभाग को लगेगा चलो छोटा मोटा दंड है, विभाग से निकलना जरूरी नहीं है, तो फिर क्या करेगी आपको ब्लैक मार्क देगी। तो ब्लैक मार्क अधिकतम 3 दे सकते हैं। तो ब्लैक मार्क 1, ब्लैक मार्क 2, ब्लैक मार्क 3। तो पहला ब्लैक मार्क अगर 1 ब्लैक मार्क मिला तो इनका जो असर रहता है वो 6 महीना का वेतन वृद्धि का समापहरण, मतलब 6 महीना तक आप देखिए वेतन वृद्धि के समापहरण मैं समझाता हूँ क्या होता है। मान लीजिए कि आपका वेतन 2000 वर्ष में आपका वेतन था मान लीजिए 30,000, और 2000 जो वर्ष है इसमें 1 जुलाई को आपका वेतन में इंक्रीमेंट होना था 2000 का। तो ये क्या होगा कि 1 जुलाई के बाद से आपको 32,000 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिलेगा, आपको 30,000 ही मिलेगा। फिर अगला महीना भी 30,000, मतलब 6 महीना तक आपको ये 2,000 रुपये का आपको कमी महसूस होगी। मतलब 2,000 गुना 6 मतलब कितना, टोटल 12,000 का आपको नुकसान हो जाएगा। यही होता है वेतन वृद्धि का समापहरण। अब वेतन वृद्धि का समापन होगा, देने का तो दे देगा, नहीं तो कहेगा कि नहीं। उसके बाद क्या होता है ना, 1 ब्लैक मार्क मिलने के बाद आपको 3 साल तक प्रमोशन नहीं मिलेगा। मतलब आप अगर एसआई हैं, आपका सारा बेचमेंट एसआई है और इंस्पेक्टर बनने का लिस्ट जारी हो रहा है, और आपके ऊपर अगर ये ब्लैक मार्क 1 दे दिया गया है तो आप इंस्पेक्टर नहीं बनेगा, आपका सारा बेचमेंट बनेगा लेकिन आप नहीं बनेगा। हाँ, 3 साल अगर फिर ये समाप्त हो गया, आपका 3 साल के बाद ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है, मतलब समाप्त कर दिया जाता है। अगर समाप्त हो गया फिर इंस्पेक्टर बनने का लिस्ट जारी हो रहा है तब आप इंस्पेक्टर बनिएगा, वरना आपकी पदोन्नति भी रोक दी जाती है। तो ब्लैक मार्क भी एक गंभीर सजा होती है। अगला एग्जाम्पल समझते, एक कांस्टेबल ने सोशल मीडिया पर विभाग के खिलाफ टिप्पणी की तो चेतावनी के रूप में ब्लैक मार्क दे दिया गया। आपने ब्लैक मार्क संबंधी जो बात कही है पुलिस विभाग की आंतरिक अनुशासनात्मक दंडात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है। यह विशेष रूप से उन कर्मियों पर लागू होता है जो गंभीर अपराध न करके अनुशासनहीनता या विभाग की गरिमा के खिलाफ गलत आचरण करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ब्लैक मार्क क्या होता है, इसका प्रभाव करता कब दिया जाता है। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। अब देखिए ब्लैक मार्क काले निशान सजा क्या होती है। ब्लैक मार्क पुलिस विभाग में दी जाने वाली एक दंडात्मक चेतावनी होती है जो विभागीय अनुशासन तोड़ने पर दी जाती है। यह उतना गंभीर नहीं होती है, सीधे बर्खास्त कर दिया जाता है। अगर गंभीर नहीं होती तो ब्लैक मार्क, अगर ज़्यादा गंभीर हो गया तो क्या कीजिएगा, आप बर्खास्त हो जाइएगा। यह कब दिया जाता है, अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये कब दिया जाता है। तो जब कोई पुलिसकर्मी आदेश की अवहेलना करता है, सोशल मीडिया पर अनुचित टिप्पणी करता है, जनता या वरिष्ठ अधिकारियों से दुर्व्यवहार करता है, यूनिफॉर्म में ड्यूटी में लापरवाही करता है, या फिर घूसखोर या फिर जो भी मतलब अपराध शामिल होते हैं, तो ब्लैक मार्क के साथ दी जाती है। ब्लैक मार्क के बिंदु को हम एक बार समझते हैं। ब्लैक मार्क चेतावनी स्वरूप विभागीय दंड जो कर्मचारियों को सेवा रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है। ये याद रखिएगा, सर्विस बुक में चढ़ता है, ये सर्विस बुक में ये रिकॉर्ड संलग्न हो जाता है। सस्पेंड, कर्मचारी को अस्थायी रूप से ड्यूटी से अलग करना ही सस्पेंशन कहलाती है। जांच लंबित रहने तक यह सस्पेंड रहता है। विभागीय कार्रवाई, विभाग के नियमों के अनुसार आंतरिक जांच व सुनवाई की प्रक्रिया होती है। देखिए ब्लैक मार्क कैसे मिलता है, मैंने क्या कहा, सबसे पहले अगर आप पे आरोप लगाए तो आपको सबसे पहले क्या किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा। सस्पेंड करने के बाद आपको विभागीय कार्रवाई चलेगी। आपके विभागीय कार्रवाई के अनुसार आपको जांच बैठेगी आपके ऊपर। दोषी पाया जाना, जांच के बाद ये अगर साबित हो गया कि कर्मी ने गलती की है तो बर्खास्त भी कर, जैसे गंभीर दोष है तो बर्खास्त कर दिया जाएगा, मतलब सेवा से ही निकाल दिया जाएगा। और नहीं तो 1, 2, 3 अधिकतम 3 ब्लैक मार्क आपको दिया जा सकता है। आपराधिक गंभीरता के अनुसार ब्लैक मार्क की संख्या बढ़ सकती है। वेतन वृद्धि के समापन, अगली वेतन वृद्धि पर रोक लिया, 6 महीना तक आपको वेतन वृद्धि नहीं मिलेगा। पदोन्नति रोक दी जाती मतलब प्रमोशन आपको 3 साल तक नहीं मिलेगा, मैंने यही कह रहा था। अब उदाहरण जो थोड़ा समझ लेते हैं कि कांस्टेबल राम ने फेसबुक पर विभाग की आलोचना करते हुए एक पोस्ट कर दी। विभाग क्या किया, उसको सबसे पहले सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद जांच कमेटी बैठाई गई, उसे दोषी पाया गया लेकिन अपराध गंभीर नहीं था तो उसे 1 ब्लैक मार्क दे दिया गया। 1 ब्लैक मार्क दिया तो क्या गया, 6 महीना का उसका वेतन वृद्धि रुक गया। मतलब उसका वेतन जो अगर 20,000 था और 1 जुलाई को उसका वेतन मान लीजिए 2,000 का इंक्रीमेंट या मान लीजिए 5,000 का इंक्रीमेंट होता तो 1 जुलाई के बाद से
अगस्त से उसे कितना रुपये मिलना चाहिए था, 25,000 पर महीना मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिलेगा उसे। 6 महीना तक 20,000 रुपया ही मिलेगा। यही होता है वेतन वृद्धि का समापन। अगला आइटम समझिए, कांस्टेबल श्याम ड्यूटी पर शराब पी के आ गया तो कार्रवाई क्या होगी, पहले सस्पेंड कर देंगे, फिर जांच में दोषी पाया गया तो 2 ब्लैक मार्क दे देंगे, क्योंकि सज़ा थोड़ा गंभीर है, और 2 ब्लैक मार्क मिलेंगे तो 3 साल तक प्रमोशन नहीं हो पाएगा, 3 साल तक इसका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। अब ब्लैक मार्क का प्रभाव देखिए, अगर 1 ब्लैक मार्क मिलता है तो 6 महीना के वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है या 3 साल तक प्रमोशन रोका जा सकता है। 2 ब्लैक मार्क मिलेगा तो वेतन प्लस प्रमोशन दोनों रोके जा सकते हैं, वेतन भी रोक दिया था। 3 ब्लैक मार्क मिल गया तो बर्खास्तगी तक की सिफारिश हो जाती है कि चलिए इसको बर्खास्त कर दीजिए, ये विभाग में रहने लायक नहीं है। निष्कर्ष क्या है, ब्लैक मार्क चेतावनी प्लस सजा प्लस सेवा रिकॉर्ड पर प्रभाव पड़ता है। मतलब ब्लैक मार्क एक प्रकार की चेतावनी भी है, सजा भी आपको मिल जाती है, वेतन वृद्धि का समापन मिल जाता है और सर्विस बुक में भी चढ़ जाता है। यह छोटे लेकिन अनुशासनहीनता मामले में दी जाती है और इसका असर प्रमोशन, वेतन और आगे की नियुक्तियों पर भी पड़ता है। वेतन वृद्धि पर असर क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ब्लैक मार्क लगने पर नियत वेतन वृद्धि एनुअल इंक्रीमेंट को 6 महीने या उससे अधिक समय के लिए रोका जाता है। कानूनी आधार, विभागीय अनुशासन नियम जैसे ऑल इंडिया सर्विस डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स या राज्य नियमों में यह प्रावधान होता है कि छोटा अनुशासनहीनता पर वेतन वृद्धि पर रोक लगाई जाए। मतलब अगर वेतन वृद्धि पर रोक लग गया तो आपको वेतन अगर नहीं मिलेगा तो ये तो थोड़ी बड़ी सजा हो जाती है। वेतन वृद्धि पर असर किस प्रकार से पड़ता है, इसको फिर से समझ लीजिए। कांस्टेबल अजय कुमार की सालाना वेतन हर साल 1 जुलाई को होती है, लेकिन मार्च में उसकी ड्यूटी पर देर आना, अवैध व्यवहार और सार्वजनिक स्थल पर वर्दी में धूम्रपान करने का आरोप लग गया। कार्रवाई क्या हुई, उसे 1 ब्लैक मार्क दे दिया गया, उसकी 6 महीना की वेतन वृद्धि रोक दी गई। उसकी वेतन वृद्धि 1 जुलाई के बजाय अब 1 जनवरी का लागू होगी। 6 महीना के वेतन वृद्धि क्या होगी, अब ये बढ़ गया। देखिए 1 जुलाई तक अगर उसका वेतन 20,000 था और 1 जुलाई को उसका वेतन इंक्रीमेंट होना था 5,000, मतलब उसको 25,000 रुपया पर महीना मिलना था। तो अब 1 जनवरी तक उसको नहीं मिलेगा, 1 जनवरी के बाद फरवरी से मिलेगा उसको। फरवरी से फिर कितना मिलेगा, जो पहला इंक्रीमेंट 25,000 है वो मिलना, जो भी इंक्रीमेंट उसका लगेगा वो मिलेगा। तो यही दिक्कत हो जाती है। इससे न केवल 6 महीने की राशि का नुकसान होता है, बल्कि भविष्य की वेतन वृद्धि की तारीख में भी 6 महीना के पीछे हो जाइएगा ना। अब अपने जो बेचमेंट उससे क्या हो गया, आप 6 महीना पीछे हो गए। पदोन्नति पर असर कैसे पड़ता है, ब्लैक मार्क लगने पर कर्मचारी अगले 3 साल तक प्रमोशन से वंचित किया जा सकता है। कैसे असर होता है, पदोन्नति के लिए जो ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होते हैं, सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है, उसमें ब्लैक मार्क होना एक नकारात्मक टिप्पणी होती है। इसका मतलब यह कर्मचारी इस समय उच्च पद पर जाने योग्य नहीं है। सर्विस बुक देख लेगा कि आपके पास ब्लैक मार्क है तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। अब देखिए प्रमोशन में किस प्रकार, अजय कांस्टेबल विजय सिंह 2019 में भर्ती हुआ, 2023 में उसे हेड कांस्टेबल बनने के लिए विभागीय प्रमोशन की सूची में शामिल किया गया। लेकिन 2022 में क्या हुआ कि वरिष्ठ अधिकारी से बहस कर लिया और विभागीय जांच के दौरान उसे ब्लैक मार्क दे दिया गया। तो प्रमोशन बोर्ड ने कहा कि विजय सिंह अगले 3 साल तक प्रमोशन के योग्य नहीं है, तो विजय सिंह को हेड कांस्टेबल 2026 तक बनने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। देखिए 2023 में बना रहा था तो 3 साल का असर पड़ गया ना, 2026 तक अन्य ही योग्यताएं पूरी होगी। तो यही सब बात होता है कि ब्लैक मार्क मिलने पर क्या होता है, किस प्रकार से मिलता है। तो यही सब चीज़ें समझ है। चेतावनी प्लस दंड है, 6 महीने या उससे अधिक की टाली जा सकती है, 3 साल तक प्रमोशन रोक दिया जाता है, सर्विस में दर्ज किया जाता है, भविष्य में इसका प्रभाव पड़ता है। अब एक प्रश्न पूछा जाता है अधिकतम कितने ब्लैक मार्क दिए सकते हैं, तो याद रखिए आमतौर पर अधिकतम 3 ब्लैक मार्क दिए जा सकते हैं। ये इसका ब्लैक मार्क का मतलब होता है कर्मी सुधरने योग्य नहीं है तो उसे बर्खास्त या रिमूव भी कर दिया सकता है। ब्लैक मार्क बार बार मिल रहा है तो आपको डिसमिस या रिमूव भी कर दिया सकता है। हर राज्य पुलिस विभाग अपने नियमों के अनुसार कार्य करता है, लेकिन अधिकतर 3 ब्लैक मार्क ही दिए जाने का प्रावधान है। 2 ब्लैक मार्क का वेतन वृद्धि पर क्या असर पड़ता है, मतलब ब्लैक मार्क का वेतन वृद्धि पर क्या असर पड़ता है। ब्लैक मार्क लगने पर वेतन वृद्धि पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। ब्लैक मार्क की संख्या वेतन वृद्धि पर, अगर ब्लैक मार्क 1 मिला है तो 6 महीने का वेतन वृद्धि टाल दी जाएगी। अगर 2 मिला है तो 6 दूना 12, मतलब 1 साल के लिए वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। अगर 3 ब्लैक मार्क मिल गया तो वेतन वृद्धि अस्थायी रूप से भी रोकी जा सकती है या नौकरी से हटाया भी जा सकता है। अगर 1 ब्लैक मार्क मिला तो 6 महीना तक इंक्रीमेंट रोक दिया आपका। अगर 2 ब्लैक मार्क मिला तो 1 साल तक आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, मतलब आपको 25,000 मिल रहा है तो 25,000 ही मिलेगा, आपको वेतन वृद्धि बढ़ेगा ही नहीं। और अगर 3 मिल गया तो कहेगा छोड़ो वेतन वृद्धि क्या बढ़ाएंगे, इसको नौकरी से हटा दो। 1 ब्लैक मार्क 6 महीने के वेतन वृद्धि रोक दी जाती है। यदि कांस्टेबल राकेश कुमार की सालाना वेतन वृद्धि 1 जुलाई को होती है
तो मार्च में उसने सोशल मीडिया पर विभाग की आलोचना कर दी, मार्च में ही गलती कर दिया, तो एक ब्लैक मार दिया गया, विभाग ने उसकी वेतन वृद्धि 6 माह के लिए रोक दी गई। अब राकेश की वेतन वृद्धि 1 जुलाई के बजाय क्या होगा, 1 जनवरी को मिलेगा। 6 महीनों में उसका वेतन जैसे का तैसा मिलेगा, बिना किसी वृद्धि के ज्यों का त्यों मिलेगा। 2 ब्लैक मार पर 1 साल की वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। मान लीजिए हेड कांस्टेबल सुरेश सिंह ड्यूटी पर शराब पीकर विवाद किया, पहले ही 1 ब्लैक मार्क मिल चुका था, अब दूसरा अपराध किया था, 2 ब्लैक मार्क मिल गया। विभाग ने आदेश दिया कि इसका वेतन वृद्धि 1 साल तक रोक दो इसका, तो 1 साल तक पुराना वेतन ही मिलेगा। अगली वेतन उसकी अगली बढ़ोतरी अब 1 साल बाद होगी, उसका वित्तीय नुकसान बहुत अधिक हो जाएगा। और 3 ब्लैक मार्क मतलब क्या होगा, वेतन वृद्धि अस्थायी रूप से बोलेगा चलो इसको अब जिंदगी भर के लिए वेतन वृद्धि देंगे ही नहीं। स्थिति क्या, कांस्टेबल विनोद शर्मा पर पहले ही 2 ब्लैक मार्क थे, उसने तीसरी बार वरिष्ठ अधिकारी झगड़ा कर लिया तो विभाग क्या किया, तीसरा ब्लैक मार दे दिया और विभाग ने उसका एनुअल इंक्रीमेंट हमेशा के लिए रोक दिया। अब विनोद की सेवा में कभी भी वेतन वृद्धि नहीं होगी, जब तक उच्च अधिकारी माफ़ नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, उसका वेतन वृद्धि बढ़ेगा नहीं। जो वेतन उसको मिल रहा था वही वेतन उसको जीवन भर मिलेगा। भविष्य में डिसमिसल की सिफारिश भी हो सकती है इस प्रकार से। चलिए अब एक प्रश्न है कि ब्लैक मार्क से क्या होता है, वेतन वृद्धि पर असर या अन्य प्रभाव। 6 महीने तक रोक दी जाती है वेतन वृद्धि, और अन्य प्रभाव क्या होता है, चेतावनी या सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती है। 1 साल तक वेतन वृद्धि क्या होता है, 1 साल तक रोकी जा सकती है, प्रमोशन भी रोका जा सकता है। अस्थायी रूप से अगर रोक दी जाती है तो बर्खास्तगी की सिफारिश भी संभव हो जाता है। अगर ब्लैक मार्क असर बढ़ता जाता है, हर बार सज़ा गंभीर होती जाती है, इसका सीधा असर वेतन, प्रमोशन और सेवा रिकॉर्ड पड़ता है। अब 3 ब्लैक मार्क के बाद कर्मी को सुधरने योग्य नहीं मानाता, उसकी सेवा समाप्ति की ओर सवाल उठ जाता है। अब एक प्रश्न पूछा गया यहाँ पे, अगर पुलिसकर्मी की एनुअल इंक्रीमेंट रोक दी जाती है तो इसका जीवन भर उसी वेतन पर रहेगा। उत्तर है नहीं, हमेशा नहीं। लेकिन यह निर्भर करता है कि इंक्रीमेंट कितने समय के लिए रोकी गई और सज़ा कितनी गंभीर है। इससे विस्तार समझते हैं। पुलिसकर्मी की स्थिति, इंक्रीमेंट का असर और परिणाम। सिर्फ 6 महीने या 1 साल की रोकी गई है तो बाद में इंक्रीमेंट फिर से लागू हो जाएगी। 50,000 से 51,500 या 53,500 जैसे स्लैब के अनुसार बढ़ता रहेगा। मतलब कितने समय के लिए वेतन वृद्धि रोकी गई ये देखना जरूरी था। अस्थायी रूप से अगर रोक दी गई है तो फिर भी बढ़ोतरी नहीं मिलेगी, फिर बढ़ोतरी कभी नहीं मिलेगी। 50,000 पर ही जीवन भर उसको मतलब कि उसको रहना पड़ेगा जब तक ये कोई नया आदेश पारित ना हो। दूसरे दंडों के साथ कंबाइंड पनिशमेंट, जैसे प्रमोशन रोक दिया गया, लंबे समय तक वेतन नहीं बढ़ेगा, 50,000 पर ही लंबे समय तक अटका रहेगा। अब और उदाहरण से समझिए इसको थोड़ा सा। 6 महीने की अगर रोक है तो राम का वेतन अगर 50,000 पर माह है, हर साल इंक्रीमेंट अगर मान लीजिए उसको 3,000 मिलता है, 1 ब्लैक मार्क मिल गया तो उनका इंक्रीमेंट 6 महीने के लिए रोक दिया गया। परिणाम क्या हुआ, जुलाई में 3,000 रुपया उसको बढ़ना था तो जनवरी में बढ़ेगा। राम का वेतन 53,000, थोड़ी देर से ही सही लेकिन थोड़ा देर से होगा। अब अगर अस्थाई रोक दिया गया, परमानेंटी ही रोक दिया गया, शिव का वेतन अगर 50,000 पर महीना था तो उसे 3 ब्लैक मार्क अगर मिल गया तो विभाग ने कहा कि इसका इंक्रीमेंट हमेशा के रोक दिया जाए, तो परिणाम क्या होगा, शिव का वेतन अब कभी भी 50,000 से ऊपर नहीं, उसको जीवन भर 50,000 रुपये पर ही खटना पड़ेगा जब तक कि विभाग पुनर्विचार न करे या कोर्ट से कोई राहत ना मिले। निष्कर्ष, स्थिति क्या वेतन पर हुआ, 6 माह या 1 साल की रोक दी जाती है तो हाँ बाद में बढ़ेगा। 3 साल तक प्रमोशन नहीं होगी, इंक्रीमेंट रोक दी जाएगी, नहीं बढ़ेगा जब तक कि प्रतिबंध न हटे। अस्थायी रूप से इंक्रीमेंट रोक दी गई तो जीवन भर उसी वेतन पर रहना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब एक सज़ा होती है निंदन, जिसको बोलते हैं एक प्रकार की चेतावनी। यह हल्की सज़ा होती है, इसमें कर्मचारी को लिखित रूप से चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में वह गलती न दोहराए। उदाहरण, कोई पुलिस अधिकारी समय पर ड्यूटी नहीं आता है या अनुशासनहीनता करता है तो उसे निंदन पत्र दिया जाता है। निंदन का मतलब होता है चेतावनी। जैसे आपने दाढ़ी नहीं बनाया, ड्यूटी सही से नहीं कर रहे हैं, मतलब डांट फटकार कर चेतावनी देकर उसे कहा जाता है अगले बार करोगे सस्पेंड कर देंगे। तो ये निंदन एक प्रकार क्या होता है, चेतावनी होती है। अगर आप छोटा मोटा गलती करते हैं तो जो वरीय पदाधिकारी रहते हैं वो आपको सेंसर देते हैं। अधिकारी को नोटिस दिया जाता है, उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में सुधार के लिए कहा जाता है। इसका असर प्रमोशन इंक्रीमेंट पर पड़ सकता है। निंदन का, अगर पुलिस अधिकारी को लिखित चेतावनी देना जिससे उसकी पदोन्नति और वेतन वृद्धि पर असर पड़ सकता है। उदाहरण, एक इंस्पेक्टर ने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन नहीं किया तो उसे निंदन पत्र दिया जा सकता है। एक पुलिस अधिकारी की लापरवाही कारण एक फरार अपराधी भाग गया तो उसे निंदन पत्र दिया जा सकता है।
अब समझिए थोड़ा सा इसको अंतर समझिए है। ये क्रिया है, अस्थायी अस्थायी है, वेतन वृद्धि मिलती है कि नहीं भविष्य में, इसकी थोड़ा सा हम लोग इसको अगर सस्पेंड अगर आप हो गए तो ये अस्थायी रूप से होती है। हाँ, वेतन पे असर पड़ता है, आंशिक वेतन पर असर पड़ता है। भविष्य में आप नौकरी के लिए आ सकते हैं। हाँ, अगर आप निर्दोष साबित हो गए तब नौकरी में दोबारा आ सकते हैं। बर्खास्त क्या होती है? ये अस्थायी होती है, मतलब ये अस्थायी सज़ा होती है। वेतन की सुविधा मिलती है तो नहीं मिलती है, और भविष्य में सेवा में आ सकते हैं तो नहीं आ सकते हैं। सेवा समाप्त रिमूवल क्या होता है? ये भी अस्थायी होती है। वेतन वृद्धि की सुविधा मिलती है, नहीं मिलती है, लेकिन कभी कभी संभव होता है कि आप दोबारा नौकरी में आ सकते हैं, या कोर्ट में कंप्लेन करके, या किसी प्रकार से, या सीनियर पदाधिकारी के पास मेमोरेंडम भरकर। लाइन हाजिर भी क्या होती है? अस्थायी होती है। वेतन सुविधा मिलती है, हाँ, वेतन सुविधा, लाइन हाजिर होने पर आपको वेतन में किसी प्रकार कोई कटौती नहीं होती है। भविष्य में नौकरी भी संभव है। निंदन भी क्या है? एक अस्थायी है, मतलब चेतावनी देना, तो वेतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भविष्य में नौकरी आपकी बनी ही रह जाती है। सस्पेंड का मतलब होता है अस्थायी रूप से सेवा से रोकना, लेकिन व्यक्ति को पूरी तरह से नौकरी से नहीं निकालता। बर्खास्त की डिसमिसल का अर्थ है कि सेवा से अस्थायी रूप से हटा देना और कोई पुनर्बहाली का अवसर नहीं। रिमूवल में कुछ मामले में पुनर्बहाली आप कर सकते हैं। लाइन हाजिर एक अनुशासनात्मक कार्रवाई है जिसमें व्यक्ति केवल थाने से हटाकर पुलिस लाइन में कर दिया था। निंदन, जिसको ब्लैक मार्क बोलते हैं, हल्की सजा होती है जो केवल चेतावनी के रूप में दी जाती है। फिर यही बात है। अब हम लोग समझेंगे पदावनति, डिमोशन क्या होता है, पंक्तिच्युति क्या होती है। ये भी एक प्रकार की सजा होती है। ये कब दिया जाता है समझिए। पदावनति, डिमोशन, किसी कर्मचारी को उसके वर्तमान पद से नीचे के पद पर नियुक्त करना, यह एक विभागीय दंड होता है। यह तब दिया जाता है जब कोई कर्मचारी गंभीर लापरवाही, अनुशासनहीनता या कर्तव्य में असफल करता है। जब कोई कर्मचारी को उसकी गलती या लापरवाही के कारण उच्च पद से नीचे पद पर हटा दिया जाता है तो उसे ही क्या बोलते हैं? पदावनति। अब क्या, इसका प्रभाव क्या होता है? पद की प्रतिष्ठा घट जाती है, समाज और विभाग में इज्जत कम हो जाती है, वेतन भत्ते में कटौती होती है। एसआई से कांस्टेबल बनने पर वेतन भी कम हो जाएगा आपका। पेंशन और भविष्य की पदोन्नति पर असर पड़ता है। भविष्य में प्रमोशन में भी बाधा आ सकती है। मन स्थिति पर भी असर पड़ती है। अधिकारी मानसिक रूप से आहत हो जाता है। आप सब इंस्पेक्टर थे, फिर आप कांस्टेबल हो जाइएगा तो क्या आपका मानसिक दशा रहेगी? कैरेक्टर रोल खराब सरकारी रिकॉर्ड पर यह नकारात्मक असर डालता है। अब उदाहरण समझिए। एक एएसआई ने बार बार केस डायरी में झूठी जानकारी भरकर केस को कमज़ोर किया। जांच में यह प्रमाणित हुआ, विभाग ने उसे कांस्टेबल के पद पर डिमोट कर दिया। दूसरा, एक एएसआई अपने सीनियर अधिकारी से दुर्व्यवहार करता है, आदेशों का पालन नहीं करता है, विभाग की जांच में उसे दोषी पाया जाता है और उसे हवलदार बना दिया जाता है। तीसरा, एक थानेदार ने गिरफ्तारी के बाद एक अपराधी को बिना रिकॉर्ड के छोड़ दिया और घूस ली। उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई और उसे सब इंस्पेक्टर बना दिया गया। सब मतलब यहाँ इंस्पेक्टर थे, थाना पर कौन थे? इंस्पेक्टर। से क्या बना दिया? सब इंस्पेक्टर बना दिया गया। कौन पदावनति कर सकता है? आमतौर पर एसपी या उससे ऊपर के अधिकारी ही ये दंड दे सकते हैं। यह निर्णय विभागीय जांच के बाद ही लिया जाता है। याद रखिएगा कि आप जिस पद पर एक बार बहाल हुए हैं उस पद से नीचे आपको नहीं, मतलब डिमोट किया जाता है। अगर आप सिपाही थे, सिपाही से आप क्या बने? हवलदार। हवलदार से क्या बने आप? एएसआई। एएसआई से आप क्या बने? एसआई। एसआई से आप क्या बने? इंस्पेक्टर। तो अगर आप इंस्पेक्टर के पद पे हैं तो आप एसआई बना दिया जाए, एसआई या एएसआई जो भी है, मतलब इससे नीचे बना दिया गया। एसआई हैं तो आप एएसआई के पद पर डिमोट हो जाएगा। एएसआई हैं तो हवलदार के पद पर डिमोट हो जाएगा। हवलदार हैं तो आप सिपाही के पद पर डिमोट हो जाइएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एसआई बने थे विभाग में तो आपको एसआई से नीचे डिमोट नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा। अगर आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर बने हैं विभाग में तो इंस्पेक्टर के पद पर डायरेक्ट इंस्पेक्टर से नीचे आपको डिमोट नहीं किया सकता है। लेकिन अगर आप एसआई थे और अब इंस्पेक्टर बन गए तो फिर आपको डिमोट किया जाएगा, फिर आपको ऐसा ही बना दिया जाएगा। तो यही बात होती है। अब अगला जो है पिछली वेतन वृद्धि, प्रीवियस इंक्रीमेंट या अगली वेतन वृद्धि, नेक्स्ट इंक्रीमेंट का समापहरण, मतलब टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। मैंने इसे पहले ही बताया था और मैं इसे अच्छे समझा देता हूँ। पिछली वेतन वृद्धि का समापहरण एक प्रकार का विभागीय दंड है। इसमें किसी कर्मचारी की पिछली बढ़ी हुई सैलरी को वापस लिया जाता है या आने वाली वेतन वृद्धि को रोक दिया जाता है। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? विथ होल्डिंग ऑफ फॉर फ्यूचर ऑफ पास्ट ऑफ फ्यूचर इंक्रीमेंट कहा जाता है। अब देखिए, कोई सरकारी कर्मचारी जैसे सिपाही, हवलदार, दरोगा आदि अनुशासन तोड़ता है तो विभाग उसे सजा दे सकता है कि अगले साल उसकी सैलरी बढ़नी थी वो नहीं बढ़ेगी, या फिर बढ़ी हुई सैलरी का लाभ रद्द कर दिया जाएगा। अब समझिए ये कैसे होता है। दंड का प्रभाव, आर्थिक नुकसान होता है, वेतन वृद्धि रोकने से कुल सैलरी कम हो जाती है, भविष्य में प्रमोशन असर पड़ता है, रिकॉर्ड में यह संलग्न हो जाता है, सेवा रिकॉर्ड पर खराब असर पड़ता है, मतलब चरित्र पंजिका जो कैरेक्टर रोल होता है उसमें नकारात्मक प्रविष्टि हो जाती है, मानसिक प्रभाव पड़ता है, कर्मचारी का मनोबल गिरता है। उदाहरण, यह दंड
जिनमें यह दंड दिया जाता है। एक सिपाही लगातार बिना सूचना के 5-5 दिन छुट्टी लेता है और अनुपस्थित रहता है, विभाग ने उसकी आगामी वेतन वृद्धि 1 साल तक रोक दी। उसका वेतन उसी स्तर तक रुका रहेगा, बढ़ेगा नहीं। मतलब उसका वेतन आप जहाँ मिल रहा था वहीं तक मिलेगा, 1 साल तक उसका वेतन वृद्धि नहीं मिलेगा। एक हवलदार ड्यूटी के दौरान अपने मोबाइल पर गेम खेलते हुए पकड़ा गया, CCTV फुटेज में सबूत मिल गया, उसे दंड के रूप में कहा गया। तो पिछली वेतन वृद्धि में 6 महीने जो पहली उसकी वेतन वृद्धि बढ़ी थी उसको समाप्त कर दिया गया। एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा, अच्छे समझ आएगा। एक दरोगा ने FIR दर्ज करने में जानबूझकर देरी की और पीड़ित को बार बार टालता रहा। SP ने जांच करा कि उसकी आगामी 2 वेतन वृद्धि अगले 2 वर्ष की बढ़ोतरी को निलंबित कर दिया गया। यह दंड कब दिया जाता है? जब गलती गंभीर ना हो, अनुशासन में उल्लंघन हो। अक्सर मामूली दंड की श्रेणी में आता है। आप समझिए, सबसे पहले यह दंड देने से पहले विभाग को भी 100 का नोटिस पूछा जाता है। आप पे जो आरोप लगाए गए हैं उसके आरोप में से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। स्पष्टीकरण संतुष्ट हो गया, ठीक है, नहीं संतुष्ट हुआ तो फिर आपका पिछली वेतन वृद्धि अगली वेतन वृद्धि का असर दिखेगा। आप समझिए, पहले हम समझते हैं कि वेतन वृद्धि कैसे होती है। एक सरकारी कर्मचारी को हर साल एक तय तारीख को, जिससे अधिकांश हम लोग का जो वेतन बढ़ता है वो 1 जुलाई को बढ़ जाता है, थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, जिसे वार्षिक वेतन वृद्धि भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका वेतन वृद्धि 500, 1000, 2000, 3000 तक हो सकती है, कर्मचारी के स्केल पर निर्भर करता है। अब इसको समझिए, मान लीजिए आप सर्विस में आए थे तो आपकी वेतन कितनी 30,000 थी। हर साल इंक्रीमेंट 1 जुलाई कितना बढ़ गया? 2000 बढ़ गया, तो आपका वेतन कितना हो गया? 32,000। कितना हो गया? 32,000। आपने ज्वाइन जब किया था 30,000 था, और 1 जुलाई को जो बढ़ती है, हर साल जो वेतन हम लोग का बढ़ता है 1 जुलाई को, कितना हो गया? 2000। तो टोटल वेतन कितना मिल रहा है अब 1 जुलाई के बाद से? जून जुलाई अगस्त के बाद से 32,000, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 32,000 मिलना शुरू हो जाएगा। अब अगर कर्मचारी को दंड मिला, अगली वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी 1 वर्ष के लिए। मतलब उसका वेतन अगर 30,000 ही रहेगा, 32,000 नहीं होगा। ये जो जुलाई में 2000 बढ़ने वाला था वो नहीं बढ़ेगा, यानी 2000 हर महीने का नुकसान होगा। तो साल भर के लिए है तो 2000 गुना 12 मतलब 24,000 का नुकसान उसको हुआ। समझिए, एक और उदाहरण, सिपाही की सैलरी मान लीजिए 25,000 है, अगला इंक्रीमेंट 1500 रुपया लगना था, ड्यूटी से वो भाग गया तो अगला वेतन वृद्धि स्थगित कर दी गई। मतलब उसका सैलरी 26,500 रुपया होने के बजाय 25,000 ही रह जाएगा। मतलब जिस पर बहाल हुआ था, जो वेतन मिल रहा था वही मिलेगा। मतलब हर महीने 1500 का नुकसान हो गया। साल भर में कितना हो गया? साल भर में एक 11,000, 10,000 देख लीजिएगा। मतलब अगर हर महीना अगर मान लीजिए कि 1500 रुपया का अगर उसे नुकसान हो रहा है तो 12 महीना में कितना हो जाएगा? 1,80,000 के आसपास हो जाएगा। अब पिछली वेतन वृद्धि वापस लिया था, इसको ये क्या अगली वेतन वृद्धि, अगला वेतन वृद्धि रोक दिया, 1 जुलाई के बढ़ने वेतन नहीं बढ़ेगा। मतलब जुलाई के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर आपको 25,000 नहीं मिलेगा। अब पिछली वेतन वृद्धि क्या होती है कि अगर वेतन 28,000 था और जुलाई में आपको 2,000 रुपये इंक्रीमेंट शामिल था, तो दंड क्या मिला कि पिछली वेतन वृद्धि समाप्त कर दी जाएगी। तो मतलब अब वेतन आपको फिर से 26,000 मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब 2,000 रुपये आपकी कटौती हो जाएगी। मतलब मान लीजिए कि अगस्त में मान लीजिए 1 जुलाई को मान लीजिए जून है, जून में मान लीजिए आपकी वेतन 30,000 थी, 1 जुलाई को इंक्रीमेंट हुआ 2,000 रुपये का, तो आपका वेतन कितना मिल गया? 32,000। तो अगस्त में मान लीजिए आपको कितना वेतन मिला? 32,000। मतलब जुलाई में मिला, अगस्त में मिला। सितंबर में मान लीजिए आपने क्या किया? गलती कर दिया, तो आपका पिछला जो वेतन वृद्धि मिला इसको बोलेगा तोड़ दो, तो फिर आपको कितना मिलना शुरू हो जाएगा? 30,000 मिलना शुरू हो जाएगा। यही होता है पिछली वेतन वृद्धि का समापन। तो जब वेतन पर असर पड़ता है तो ये काफ़ी गंभीर दंड माना जाता है। इसका सर्विस बुक में भी चढ़ता है ये सब चीज़ें। अब अगला जो सज़ा है वो है दलेल, जिसे अंग्रेजी में फटिग ड्यूटी कहा जाता है। क्या बात? दलेल किस प्रकार की सज़ा होती है? दलेल एक मामूली विभागीय दंड है जो विशेष रूप से सिपाही या हवलदार को, ये पूछा जाता है कि दलेल किसे दिया जाता है? सिपाही या हवलदार को। जैसे निचले स्तर के पुलिसकर्मी को दिया जाता है जब वो किसी अनुशासनहीनता, लापरवाही या हल्के अपराध के दोषी पाए जाते हैं। इस सजा संबंधित कर्मचारी को थकाऊ या अतिरिक्त शारीरिक कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। जैसे सिपाही को उसकी गलती से होने पर अतिरिक्त थकाने का, जैसे हथियार साफ करना, बैरक की सफाई, स्टोर का काम आदि, इसे दलील के सजा भी कहते हैं। सज़ा का नाम क्या है? दलील है। सज़ा किसे दी जाती है? सिपाही हवलदार को दी जाती है। सज़ा का प्रकार क्या है? मामूली है। और ये कब होती है? अनुशासनहीनता, लापरवाही या ड्यूटी से भागने पर या दुर्व्यवहार करने पर। कौन देता है? तो SHO या SP या DYSP दे सकता है।
दलील में क्या होता है, हथियारों की सफाई करवाया जाएगा, बैरक की सफाई कराया जाएगा, डबल ड्यूटी आपको एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम दिया जाएगा, ड्रम बूट बेल्ट आदि की सफाई भी आपसे करवाई जाएगी, लगातार कई घंटों खड़े रहने या ड्यूटी करवाई जाएगी। उदाहरण, दलील ड्यूटी दी जाती है, सिपाही ड्यूटी पर आते हुए नशे के हाथ में पकड़ा गया तो SHO ने 7 दिन का दलील दी थी, हर दिन हथियार की सफाई व स्टोर की सफाई करने का सजा दे दिया आपको। सिपाही मोबाइल में बात कर रहा था, गश्ती के दौरान सो गया, 5 दिन तक बैरक की सफाई, अतिरिक्त पोस्ट ड्यूटी दी जाएगी आपको। सिपाही ने वरिष्ठ अधिकारी को हल्के शब्दों में जवाब दे दिया तो 3 दिन तक डबल शिफ्ट में गेट पर खड़ा रहने का आदेश मिल गया। यही होता है। इस सजा का उद्देश्य क्या है, तो कर्मचारी को अनुशासन लाए, गलती का पश्चाताप करे, विभागीय कार्रवाई से पहले हल्की चेतावनी दी जाती है। अब आखिरी सजा है अतिरिक्त गारद कर्तव्य या कलांती कर्तव्य या फटिक ड्यूटी। आमतौर पर दलील की सजा भी कहा, दलील कहते हैं इसे। अतिरिक्त गारद कर्तव्य, कलांती कर्तव्य या फटिक ड्यूटी एक प्रकार की मामूली विभागीय सजा होती है। यह सिपाही और हवलदार को दी जाती है। आमतौर पर सजा कब देती है, जब अनुशासनहीनता करे, ड्यूटी में लापरवाही करे। तो क्या होता है, अतिरिक्त गारद कर्तव्य मतलब डबल ड्यूटी, अतिरिक्त समय तक पोस्ट बने रहना, यही होता है अतिरिक्त गारद ड्यूटी सिपाही हवलदार को। कलांती कर्तव्य शारीरिक श्रम वाले कार्य जैसे सफाई, गोदाम, शस्त्र आदि में काम लगाया जाता है। लक्ष्य क्या है इसका, अनुशासन बनाए रखना, बिना विभागीय जांच के त्वरित कार्रवाई की कर्मचारी को चेतावनी देना। उदाहरण क्या, अतिरिक्त गारद कर्तव्य का मतलब क्या होता है, सिपाही गश्ती के दौरान ड्यूटी छोड़कर पास के दुकान में बैठा पाएगा तो अगले 7 दिन तक दोहरी ड्यूटी लगाएगी कि दिन में या रात में दोनों जगह गश्ती किया जाएगा, यही मतलब होता है। क्लांति कर्तव्य, एक हवलदार बार बार बिना वर्दी की ड्यूटी पाता है। 5 दिन तक स्टोर रूम की सफाई, हथियारों की धुलाई, रिकॉर्ड रजिस्टर व्यवस्थित करने की ड्यूटी दी जाती है। फटिक ड्यूटी कर सिपाही ने वरिष्ठ अधिकारी के सामने गंदे शब्द का प्रयोग किया तो 3 दिन तक बैरक का साफ करना, शस्त्र की व्यवस्था करना, बैरक बैरियर पर खड़ा रहना बिना छुट्टी। कौन आदेश दे सकता है, कोई अधिकारी इसका आदेश दे सकता है, तो SP दे सकता है, SHO दे सकता है, DYSP दे सकता है, DIG दे सकता है, SP दे सकता है। तो मेनली यही जो अपराध हैं, यही इन्हीं अपराधों के विषय में हम लोग आज पढ़ रहे थे और इसमें और कुछ नहीं है। तो उम्मीद है कि अगर आप लोग ने जो आज विभागीय दंड के विषय में पढ़ा है, उम्मीद है कि आप लोग आज इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे किस प्रकार से होती है। कहीं प्रैक्टिकली मौका मिलेगा तो मैं प्रैक्टिकली में बताने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे बर्खास्त क्या होता है, टर्मिनेट क्या, डिसमिस क्या होती है, इन सब चीज़ों को समझ गए होंगे। तो प्लीज़ चैनल पर नए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।